हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gkquestions.info। आज हम आपके लिए लाए स्टैटिक जनरल नॉलेज जो कि सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा, जिसका टेक्स्ट वर्जन और पीडीएफ विद अदर क्विजेस आपको हमारी वेबसाइट gkquestions.info पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके क्वेश्चंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद हिंदी। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। इसके अन्य पार्ट जो हैं वो आपको आई बटन पर और इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर और लघु स्वर। और हमारा सही उत्तर है गुरु स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। और इन गुरु स्वर को और क्या कहते हैं? इसे दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। गुरु स्वर और दीर्घ स्वर एक ही बात है। और दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। इनमें द्विमात्रिक स्वर इन्हें भी कहते हैं, क्योंकि इनमें दो मात्राओं का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। और हमारा सही उत्तर है भाववाचक, यानी कि जो हरियाली शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा यूज हुई है? भाववाचक संज्ञा यूज हुई है। और भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा या स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हरियाली शब्द में भाववाचक संज्ञा है। और इसके और उदाहरण की अगर हम बात करें तो बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, सुंदरता आदि इसके उदाहरण हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है, आप यहाँ बैठिए, वह अपने आप ही चला जाएगा, वह बीमार है, वह चली गई। हमें बताना है कि इन सब में से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि वह अपने आप ही चली गई में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करें निजवाचक सर्वनाम की तो ये क्या होता है? जिन शब्दों में स्वयं का बोध हो उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कहा गया है वह अपने आप जो शब्द है उसको निजवाचक कहा जाता है, यानी कि खुद ही किए गए काम को, यानी कि वह अपने आप ही चली जाएगी या चला जाएगा जो शब्द है या जो वाक्य है, इसमें जो अपने आप है वो निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। बाकी जो बचे हुए वाक्य हैं, जैसे आप यहाँ बैठिए, ये किसी के द्वारा किसी और को दिया गया एक तरह का आदेश है कि आपको यहाँ नहीं वहाँ बैठना है, वह अपने आप बैठ जाएगा। इसमें जो अपने आप होता वो निजवाचक सर्वनाम होता। लेकिन जो ऑप्शन बी है उसमें अपने आप जो वाक्य सेंटेंस है, शब्द है अपने आप जो, उसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 किलो चीनी खरीद कर लाना। इस वाक्य में हमें बताना है कौन सा विशेषण है। और हमारे ऑप्शन है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। यानी कि 10 किलो चीनी खरीद कर लाना जो वाक्य है उसमें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण की कि ये क्या होते हैं, ये वो होते हैं जिनमें वस्तु की अनिश्चित मात्रा जिन शब्दों से व्यक्त हो, हमें नहीं पता कि इसको निश्चित कितने मात्रा में लाना है। इसमें कहा गया है कि 10 किलो चीनी हमें लेके आनी है। इसमें 10 का हमें सेंस नहीं समझ आ रहा है कि उसने एग्जैक्टली या हमें कितना एक अमाउंट या मात्रा हमें कही गई है कि इतने अमाउंट या मात्रा की चीज़ हमको लेके आनी है। इसलिए ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, जिसमें जो परिणाम है वो अनिश्चित है। इसलिए इसमें इस
विशेषण का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाय बछड़े को दूध पिला रही है, वाक्य में क्रिया हमें बतानी है। हमारा ऑप्शन है संयुक्त, अकर्मक, द्विकर्मक और यौगिक। और हमारा सही उत्तर है द्विकर्मक, यानी कि गाय बछड़े को दूध पिला रही है, इसमें हमने द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया है। अगर हम बात करें द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म का प्रयोग किया जाता है या दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें दो कर्म का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें द्विकर्मक क्रिया कही गई है। यानी कि जो गाय बछड़े को दूध पिला रही है, इसमें अगर हम कहें तो इसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी कि द्विकर्मक क्रिया इसमें है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण इनमें से कौन सा वाक्य है। हमारे ऑप्शन है, सीता खाना ही बना रही थी। ऑप्शन बी है, राम खाना खा चुका था। ऑप्शन सी, मैंने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन डी, मैंने खाना खा लिया था। हमें बताना है कि इसमें अपूर्ण भूतकाल कौन सा उदाहरण है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सीता खाना ही बना रही थी। जो वाक्य है उसमें अपूर्ण भूतकाल यूज हुआ है, यानी कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, वो अपूर्ण भूतकाल का एक उदाहरण है। अगर हम बात करें अपूर्ण भूतकाल, ये क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि कार्य शुरू तो हुआ लेकिन वो खत्म कब हुआ, कैसे हुआ या उसे किसने खत्म किया, ये हमें नहीं पता चला, इसको अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण यानी कि जो पूर्ण ही नहीं हुआ भूतकाल में, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि सीता खाना ही बना रही थी, उसके बाद क्या हुआ, उसने खाना बनाया नहीं बनाया, ये एक अपूर्ण सेंटेंस है, अपूर्ण वाक्य है, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल का एक उदाहरण है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें अंत में रही थी, रहे थे, इस तरह के जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। हमें बताना है संप्रदान कारक किसमें यूज किया गया है, किसमें उसको उपयोग में लाया गया है। हमारे ऑप्शन है, नौकर घर से निकलने लगा, उसने गरीब को बहुत सताया था, बच्चे ने खिलौना तोड़ा, प्यासे को पानी देना चाहिए। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्यासे को पानी देना चाहिए। ये वाक्य जो है संप्रदान कारक का चिन्ह दर्शाता है। अब हम बात करें संप्रदान कारक क्या होते हैं। जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि प्यासे को पानी दिया, हमने किसी और को पानी दिया, हमने किसी प्यासे को पानी दिया, ये काम किसी और के लिए किया गया, तो इसलिए इसमें संप्रदान कारक यानी कि कोई और कार्य किया गया किसी और के लिए, इसलिए इसमें संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य किया जाता है, जिसे कुछ देते हैं, उसे व्यक्त करने के लिए या उसे व्यक्त करने का जो रूप है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन हमें करना है और हमारे ऑप्शन है प्राण, धर्म, कुटिया और दीपक। और हमारा सही उत्तर है कुटिया, यानी कि जो कुटिया शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द का एक उदाहरण है। और स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, शब्द का वह रूप जिससे पता लगता है कि वो स्त्री जाति से है, उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। और जिन शब्दों के अंत में इया शब्द इया यूज होता है, जैसे कुटिया, अगर हम इसको कुट धन इया, ये इसका संधि विच्छेद होगा, इसमें जो अंत में यूज हुआ है, जो प्रयोग हुआ है शब्द, वो इया शब्द प्रयोग किया गया है। और ये शब्द किसका है, ये स्त्रीलिंग का है, इसलिए जो कुटिया शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तर्क का विलोम क्या होगा। हमें बताना है वितर्क, कुतर्क, सुतर्क और तुतर्क। और हमारा सही उत्तर है वितर्क, यानी कि तर्क का जो विलोम है, अपोजिट है, वो कौन सा है, वितर्क है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही पर्यायवाची शब्द
यूज हुआ है हमें बताना है कि इनमें से कौन से सभी सही हैं। हमारे ऑप्शन है कला, मद और दर्भ, अश्व, लंबोष्ट और सुतुर, अक्षय, आदित्य और मृदंड, कनक, हिरण और कंचन। पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कनक जो शब्द है उसमें दोनों ही जो पर्यायवाची शब्द है वो सही यूज किए गए हैं, सही उपयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन सही है। कनक के जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन से हैं? हिरण्य और कंचन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।